तो जहां खड़ा हो जाए वहां 100-200-500 आदमी भी अपने आप लग जाए। तो सिद्धारमैया को हमने देखा है, वो कर्नाटक के गांव में चले जाए, किसी जिले में चले जाए, किसी शहर में चले जाए, लोग अपने आप उनके आसपास आ जाते हैं। तो न केवल कांग्रेस में बल्कि सभी पार्टियों में आज देवगौड़ा की भी स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी ताकत सिद्धारमैया है वहां पे। तो आज कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन उसको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो इसका फायदा अगले 3 राज्यों में उठाए। तभी विपक्षी एकता मजबूत होगी और तभी 2024 में वो मोदी जी को हैट्रिक करने से रोक पाएगी। राजस्थान में उसे ये जो 5 साल से नेतृत्व का फैसला वो नहीं कर पा रही है, विवाद का फैसला नहीं कर पा रही है, गुटबाजी को नहीं रोक पा रही है, उसे रोकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ उनका बहुत अच्छा है, राजस्थान भी बहुत अच्छा है। अशोक गहलोत की स्कीमें वहां काम कर रही है, बड़ा उनके प्रति लोगों का अनुकूल रवैया है, लेकिन जबरदस्ती भी गुटबाजी चल रही है, उससे उसको रोकना पड़ेगा। खड़गे जी को अब कर्नाटक के बाद में अपनी सीडब्ल्यूसी का फैसला करना है, जनरल सेक्रेटरी का फैसला करना है। कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा स्मार्ट कोई खेल रहा है, वैसे तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी खेल रही है सबसे ज्यादा स्मार्ट। उनके जो जवाबी हमले होते हैं ऑन हेड जिस तरह वो ले रही हैं और जिस तरह मोदी जी से डायरेक्ट सवाल कर रही हैं, तो वो कांग्रेस में पुराने इतिहास को दोहराने जैसा है जो इंदिरा गांधी किया करती थी। आपने देखा कि उन्होंने अभी लेटेस्ट किस तरह कहा कि मुझे ताज्जुब है, क्या विकास की बात कर रहे हैं कि विकास करना चाहते हैं, तो आपने किया क्या? ये वही कह सकती थी, उन्होंने ही कहा कि 91 गालियां, 91 गालियां, आप गालियों का हिसाब लगाते हैं, जनता के कष्टों का हिसाब नहीं लगाते। हमारे परिवार की गालियों का हिसाब लिखा जाए तो किताबों में किताब सुन जाएंगी, तो सही बात है, लाइब्रेरियां बन जाएंगी। पंडित मोतीलाल नेहरू से लेके और आज राहुल और प्रियंका तक क्या क्या नहीं कहा गया और आज भी कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, एकदम व्यक्तिगत हमला था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। तो ये सारी बातें प्रियंका गांधी कह सकती थी। तो आपको हम प्रियंका गांधी ये पहली बार नहीं कर रही है, कांग्रेस उनका उपयोग करने में अभी तक उतना सफल नहीं रही है। प्रियंका ने इसी तरह अमेठी रायबरेली में शकील अख्तर जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। प्रियंका गांधी पे मैं चाह रहा हूँ क्योंकि अगले उसमें राउंड में थोड़ा और भी चर्चा हो और तमाम हमारे जितने साथी पैनलिस्ट साथी हैं सब उस पर बात करें, क्योंकि प्रियंका एक उभरती हुई नायिका के रूप में यहाँ भी देखी जा रही हैं और ये बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ 2 साथी प्रशांत टंडन जी और संकल्प मल्होत्रा जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं और फिर उधर स्टूडियो में 2 और साथी हैं जिनके पास अभी आना है, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी। संकल्प जी, आप दिन भर साथ हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं, जरा आप बताइए क्या कुछ आप देख रहे थे? हम लोग आज नंदनी आइसक्रीम भी खा रहे थे और जब बात कर रहे थे तो लोग वहां पे कुछ महिलाएं भी थी, सबकी नहीं नंदनी आइसक्रीम जो है, क्योंकि चूंकि आप इंटरप्रेटर का काम भी कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं लोग नंदनी को लेकर के? देखिए, नंदनी के मुद्दे पर ये वो कभी नहीं चाहेंगे कि नंदनी की जगह अमोल आ जाए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो लेडी का आपने अगर सुना होगा वो थोड़ा सा फॉर मोदी बोल रही थी, मगर ग्राउंड पे ये कभी भी नहीं चाहेगी कि नंदनी की जगह अमोल आ जाए। रही नंबर 2 अपनी बजरंगबली वाली बात, अगर आपने को याद होगा प्रशांत जी ने एक आदमी से क्वेश्चन पूछा था तो बजरंगबली जी के बारे में पूछा तो उनके यहाँ उनको कोई जानकारी नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि यहाँ कोई बजरंगबली जी का भी कोई मुद्दा है। तो इसलिए जो पूरे दिन का जो लगाया जाए तो ये जो मुद्दे ओनली फॉर ए नॉर्थ या साउथ के लिए, साउथ के लोगों को ये मैटर ही नहीं करते। साउथ के लिए मैटर करते हैं जो 4% आरक्षण है, ये नंदनी का मुद्दा है, एक लाल मिर्च का मुद्दा है, वो सब चीजें लोगों को ये करती है। और इनका मेन ये है कि फार्मर्स नाराज हो रहे हैं इस चीज से, नंदनी के मुद्दे से। यस, ऑब्वियसली फार्मर्स नाराज हो रहे हैं, दूध सारा फार्मर्स लेकर आते हैं, सारा सप्लाई फार्मर्स करते हैं। और नंदनी जो है कर्नाटक की नंदनी का जो बता दूं, तमिलनाडु में भी नंदनी का घी आता है जब शॉर्टेज हो जाती है, तो इतनी सप्लाई है उसकी है। और जब वही ओवर सप्लाई है तो फिर आप अमूल को क्यों लाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो बहुत हैं और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ के लोग और हम भी जानने की कोशिश। अभी शकील
भी यही बात कह रहे थे, हाँ संकल्प जी कह रहे हैं जो मुद्दा है वो लोकल मुद्दा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गालियों की बात करें, चाहे बजरंग बली की बात करें, या जय श्री राम की बात करें, या और भी कुछ बात करें, तो ये सारे मुद्दे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से हो रहे हैं। आप भी लगातार प्रशांत जी, हम लोग तो साथ में घूम ही रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं प्रशांत जी? और पिछले 3 दिनों में और आज तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, उस हिसाब से जरा बताइए। देखिए, आज हम लोगों ने रूरल कर्नाटका में पहली बार गए और 2 कंस्टिट्यूंसीज में गए हम, जिसमें एक सिद्धारमैया की वरुणा कंस्टिट्यूंसी और दूसरी जो है नंदनगुड़। तो इन जो नंदनगुड़, तो इन दोनों कंस्टिट्यूंसीज में जो देखने को मिल रहा है कि एक तो देखिए सिद्धारमैया की जो कंस्टिट्यूंसी है उनकी पुरानी कंस्टिट्यूंसी है, वहां उनका आधार है, काम है, तो और वो कुर्बा समाज से आते हैं, तो वहां पे कुर्बा समाज की काफी आबादी है, तो उनके प्रति वहां पे एक सेंटिमेंट होना और एक सपोर्ट होना समझा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी जो नंदनगुड़ में हम लोग गए, वहां पे सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, और वहां पे कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। जो दिखने में आ रहा है कि कोई, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि वहां से कांग्रेस वो सीट निकालती है। अगर वो सीट निकालती है नंदनगुड़, जो रूरल सीट है, वो स्विंग फैक्टर होगा, कर्नाटक के रिजल्ट का ही स्विंग फैक्टर होगा कि अगर सिटिंग एमएलए हारेगा और वो नया एमएलए कांग्रेस का विधायक जी बनेगा वहां से, और वो सीट में का वो रिजर्व सीट है। कल मैं आपके साथ चर्चा में कह रहा था कि जो रिजर्व सीट है यहाँ पे 36, उन 36 में जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वही बंगलोर में सरकार उसी की बनती है। तो ये तो आज का हमको एक सबक मिला। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो शकील जी कह रहे थे, उनको और कर्नाटक में जो हम फील कर रहे थे, मेरे लिए भी नई बात है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी सर्वे में आ रहा है 67%। हम लगातार उसको देख भी रहे हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी से अगर बीजेपी को बहुत शर्मनाक हार से अगर कोई चीज बचाएगी, तो वो है कि बीजेपी या आरएसएस या व्यक्तिगत मोदी का यहाँ पे आइडियोलॉजिकल एक वोट बैंक बन गया है। तो वो बहुत सारे लोग हमको मिले जो मुंबई की सरकार से नाराज हैं। जिस महिला की बात आप कर रहे थे अभी संकल्प जी, वो महिला भी नंदिनी के मामले पे बीजेपी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन मोदी के साथ है, लेकिन मोदी के साथ है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक यहाँ पे भले छोटा हो, लेकिन वो क्रिएट हो गया है, जो कि सरकार की खराब फैसले अच्छे प्रभावित नहीं होता, वो उसको वोट ही देगा। तो ये एक नई बात जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो यहाँ पे है। दूसरा, देखिए बजरंग दल जैसा शकील जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम सारे प्रोफेसर या ऐसे लोगों से ही बात कर रहे हैं जो नजर रखते हैं, जिनका एनालिसिस होता है। यहाँ पे शायद कोस्टल कर्नाटका में थोड़ा बहुत असर हो तो हो, वरना पूरे कर्नाटका में इसका असर नहीं है जो बजरंग दल का मामला आ गया। लेकिन लगता है कि बीजेपी इसका एक प्रयोग कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लाने के बाद कि भले ही हम कर्नाटका हार जाएं, लेकिन इसको हम मुद्दा नॉर्थ इंडिया के लिए बनाए, क्योंकि जबलपुर में आज तोड़फोड़ करवा दिया। तोड़फोड़ कांग्रेस के दफ्तर में हुई है, बजरंग दल के, वहां उनकी स्ट्रेंथ भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ की, क्योंकि कल भी मैं आपके प्रोग्राम में एक बात कह रहा था कि नॉर्थ के मुद्दे यहाँ पे लाना, उत्तर भारत के मुद्दे लाने का यहाँ की राजनीति में कोई मतलब नहीं है। बीजेपी शायद इसका इस्तेमाल ये करना चाहती है कि यहाँ पे तो हम हार जाएं या उसका इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन उत्तर भारत में इसका पोलराइजेशन जो है उसमें मदद मिले, और वो उसमें उनको आंशिक कामयाबी मिल भी जाएगी। जी, आंशिक लाभ फायदा जो भी कहें वो मिल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक अलग ढंग से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में जो बजरंग बली का नाम आया है
उसको लेकर, और आप सब जानते हैं ध्रुवीकरण की